हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सुन लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए टेस्ट को लगा रहे हैं। मल्टीपल कोचों की हमारी टेस्ट लग रही है और आज की जो हमारी टेस्ट है संस्कृति आईएएस की होने वाली है, जिसमें सामान्य अध्ययन जीएस के क्वेश्चन रहते हैं, सामान्य हिंदी, यहाँ पर जनरल हिंदी क्वेश्चन रहते हैं, जो कि हिंदी के हम इसकी वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं अलग प्लेलिस्ट में। जीएस की बात करें तो हमारे यहाँ पर विज्ञान कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं, साइंस के क्वेश्चन लग रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन से। 50 नंबर क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में कर चुके थे, तो आज हम यहाँ पर 51 से लगाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन जो है रहने वाले हैं। साथ में आप लोगों को एक चीज बता दूं, हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। यूपीएससी नट नाम से ऐप है और इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, लिंक सर क्लिक करके भी डाउनलोड कर लेना, या फिर आप लोग सर्च कर लेना यूपीएससी नट, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। क्वेश्चन की बात करेंगे, कोशिका के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, कौन सा उत्तर यहाँ पर सही है। कोशिकाओं के बारे में कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हमारा हो जाएगा। तो प्रत्येक कोशिकाओं के जो आकार और आकृति होती है उसमें विशिष्ट कार्य से संबंधित होती है। बिल्कुल सही लिखा है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की जो अपनी क्षमता अलग अलग होती है, तो हाँ बिल्कुल ये भी ठीक है। जो कोशिका में निष्पादन की क्षमता होती है अलग अलग होती है, कोई कोशिका में अपनी क्षमता अलग होती है, किसी कोशिका में क्षमता अलग होती है, तो दोनों ऑप्शन सही रहेंगे हमारा, एक और दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका का नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा इन चारों में से कार्य में चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका का नहीं है, कौन सा कार्य नहीं है। प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण कार्य आपका चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका का नहीं होता है। जब नहीं है तो यही क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। जबकि लिपिड का संश्लेषण करना होता है, विषैले पदार्थों का निरावशीकरण भी करना होता है, कोलेस्ट्रॉल भी संश्लेषण होता है। तो तीन ऑप्शन सही हैं, बी सी डी आपका यहाँ पर। जबकि पहला वाला जो ऑप्शन है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका का कार्य जो वर्क है नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र भी कहा जाता है। अपशिष्ट निपटान तंत्र किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे लाइसोसोम को। ध्यान रखिएगा, जो लाइसोसोम होता है आपका क्या कहते हैं, यहाँ डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, कोशिका का निपटान तंत्र कहा जाता है लाइसोसोम को। ये थोड़ा इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों के लिए विभिन्न भागों तक भोजन पहुंचाते हैं। ऐसे कौन से ऊतक पौधों के विभिन्न भागों तक भोजन को पहुंचाते हैं, हम कहेंगे फ्लोएम। कौन पहुंचाते हैं, फ्लोएम जो होते हैं वो पहुंचाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन्स है। यहाँ पर पादप हार्मोन्स बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा है जो पादप हार्मोन्स ही है, हम कहेंगे एब्सिसिक। जो एब्सिसिक होता है वो आपका पादप हार्मोन्स की श्रेणी में आता है। ध्यान रखिएगा, यह एक वृद्धि रोधी हार्मोन्स होता है, पौधों की वृद्धि को यह रोक देता है। तो एब्सिसिक जो होता है पादप हार्मोन्स की श्रेणी में आता है। रक्त प्लेटलेट्स के संदर्भ पर कौन सा कथन यहाँ पर सही है। रक्त प्लेटलेट, जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं उसके बारे में कह रहा है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। बिल्कुल ए ऑप्शन सही रहेगा। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें रुधिर प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट्स भी हम कहते हैं। आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला ही करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो ऐसा कौन सा आपका फूड आइटम्स है जिनमें क्या पाई जाती है, प्रोटीन की प्रचुर मात्रा, अच्छी प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन होगा सोयाबीन एवं मूंगफली। सोयाबीन और मूंगफली में प्रोटीन बढ़िया तरीके से पाया जाता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील यहाँ पर कौन सा विटामिन होगा, तो जल में घुलनशील आपका विटामिन बी और विटामिन सी, दोनों ही विटामिन जो होते हैं वो आपके जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। कोबाल्ट की मात्रा कह रहा है किस आपके विटामिन में पाई जाती है। हमारा जो ऑप्शन होगा हम कहेंगे विटामिन B12 में। विटामिन B12 में सबसे ज्यादा कोबाल्ट की मात्रा देखने को आपको मिलती है। ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज और भी है, आप लोगों को एक चीज बता दूं, हमारे ऐप पर मल्टीपल कोर्सेज तो चल ही रहे हैं। जैसे हमारा क्योंकि रिवीजन नाम से नोट्स चल रहा है, जो कि PDF और वीडियो दोनों ही फॉर्मेट में है, जो कि अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपके एग्जाम्स के लिए वेरी हेल्पफुल है। साथ में हमारा एक टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जो कि टेस्ट सीरीज की बात किया तो मल्टीपल एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। और हमने यहाँ पर करंट अफेयर्स का भी सेशन स्टार्ट किया हुआ है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। 1 जून से स्टार्ट हो चुका है, जल्दी जाइएगा और इस ऐप से आप लोग इन 3 कोर्सेजों में से कोई भी ऐप ज्वाइन करके अपनी सफलता को और बढ़िया मूर्त रूप दे सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर सर्च भी कर सकते हो यूपीएससी नट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रस जो है अमाशय से बाहर आने वाले अम्लीय अर्धपाचित खाद्य का उदासीनीकरण करता है। तो अमाशय से बाहर आने वाले अम्लीय अर्धपाचित खाद्य का जो उदासीनीकरण है कौन करता है, तो पित्त रस करता है। कौन से करता है, पित्त रस जो होता है वो करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, विटामिन है और विटामिन का नाम है यहाँ पर। तो बात करें विटामिन डी। विटामिन जो होता है वो आपके कैल्शियम फेरॉल से संबंधित रासायनिक नाम है, ठीक है।
विटामिन के की बात किया है तो आपका विटामिन जो होता है फिलोक्यूलोन से रासायनिक नाम है। विटामिन सी की बात किया है तो एस्कॉर्बिक एसिड नाम है और विटामिन ए रेटिनॉल नाम है। हमारा जो ऑप्शन रहेगा डी वाला रहेगा, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से मनुष्य के जीभ के कौन से भाग जो हैं खट्टे स्वाद का आभास होता है। मनुष्य के जीभ में एक भाग ऐसा होता है जिसे खट्टे स्वाद का आभास होता है, हम कहेंगे पार्श्व भाग। कौन सा होता है? जो लेटरल पार्ट होता है वहां पर खट्टे स्वाद का जो होता है वो महसूस होता है। कौन सा मुख गुहा में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम है? मुख गुहा में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा होता है? हम कहेंगे टाइलिन। टाइलिन जो होता है आपका एंजाइम सबसे पहले मुख गुहा में स्रावित होता है और सबसे पहले भोजन के साथ मिलता है। नेक्स्ट बात करें, पाचन के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? पाचन के संदर्भ में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो पाचन के बारे में कहा जा रहा है मानव शरीर में खाद्य वसा का जो पाचन है लाइपेज के द्वारा होता है। बिल्कुल ठीक है। यकृत जो लीवर होते हैं उनमें दो महत्वपूर्ण होते हैं, वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न होता है। नहीं, आपका दूसरा वाला गलत लिखा है। इमलसीकरण जैसे कहते हैं वसा का पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम होता है, तो ऑप्शन दूसरा वाला गलत है, केवल पहला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है? मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो पूर्ण पाचन है वो कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होता है? पूर्ण पाचन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। मानव नेत्र निम्नलिखित में से किस भाग पर प्रतिबिंबित बनाता है? मानव जो नेत्र होते हैं वो किस भाग पर? तो रेटिना भाग पर क्या बनाते हैं? प्रतिबिंब बनाते हैं। एक तरीके से इमेज फोकस्ड होते हैं, इमेज फॉर्मेट में होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वृक्क क्या होता है? किडनी। वृक्क को हम क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। किडनी के कार्य के संदर्भ में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? किडनी के कार्यों में बोमन संपुट से निष्कंपित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है। बिल्कुल सही है। वृक्क मतलब किडनी के अपचयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वहनी धमनियों से वापस जाता है, ये भी ठीक है। हमारे ऑप्शन दोनों ही आपके यहाँ पर जो होते हैं किडनी से संबंधित सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मानव श्वसन के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, कौन सा यहाँ पर सही है? मानव श्वसन के बारे में कहा जा रहा है, कौन सा ऑप्शन जो है सही है? अंतः श्वसन के दौरान फुसफुसी दाब कम हो जाता है, जो फुसफुसी दाब है वो कम हो जाता है। बिल्कुल ठीक लिखा है। निश्वसन के दौरान डायाफ्राम आराम की स्थिति में होता है? नहीं भाई, आराम की स्थिति में तो नहीं होता है। ऑप्शन आपका जो है वो दूसरा वाला तो गलत लिखा है, केवल पहला वाला ऑप्शन ही यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल व्यायाम करने के बाद होने वाली थकान का कारण है? तो व्यायाम करने के बाद जो होने वाली थकान का कारण कौन सा अम्ल होता है? तो हम कहेंगे जो अम्ल है लैक्टिक अम्ल को जाना जाता है। किसको? लैक्टिक अम्ल को जाना जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि हैं और स्रावित हार्मोन्स हैं, जैसे अधिवक्र ग्रंथि, अधिवक्र ग्लैंड की बात की जाए यहाँ पर जो आपकी संबंधित है कॉर्टिसोल से संबंधित है। जनन ग्रंथि की बात की जो प्रोजेस्टेरोन से संबंधित है। पीयूष ग्रंथि की बात किया तो वृद्धि हार्मोन से संबंधित है और अग्नाशय ग्रंथि की बात करें तो इंसुलिन से संबंधित है। हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए वाला बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? जैसे बात करें आवेग, जो आवेग है वो आपको यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, पहली बात समझो, ठीक है। तो यहाँ पर आवेग तो गलत है। आवेग से अदिश राशि संबंधित नहीं होती है, त्वरण से सदिश राशि संबंधित है, चाल से अदिश राशि संबंधित है, आयतन से भी अदिश राशि आपकी संबंधित है। तो आयतन से भी आपकी अदिश राशि है जो संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है आपका गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में ऑप्शन, इसके अभाव में अंतरिक्ष यात्री निर्वात में, नित्राज मतलब स्पेस, अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं। बिल्कुल सही है। इसकी खोज जो है न्यूटन नाम के व्यक्ति ने की थी, तो आपका ऑप्शन दूसरा भी सही है। हमारा ऑप्शन रहेगा एक वाला, पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, जबकि आपका बाकी ऑप्शन, अच्छा दो ही ऑप्शन है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर कौन सा उत्तर यहाँ पर सही है? कथनों पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही होती है तो उसमें बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार जो है अधिक मालूम पड़ता है। जब लिफ्ट गति ऊपर जा रही होती है तो बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार क्या होता है? अधिक मालूम पड़ता है। बिल्कुल सही लिखा है। जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर जा रही होती है तो उसमें बैठे व्यक्ति अपने भार को कम मालूम पड़ता है, तो ये तो गलत लिखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो केवल पहला वाला ऑप्शन सही है, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि जो भार है भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा वाला गलत है।
नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को कौन से यंत्र को मापने के लिए किया जाता है, तो बैरोमीटर यंत्र को मापने के लिए किया जाता है। एक तरफ तरंगे हैं और एक तरफ खोजकर्ता है, कौन से तरंगे किस खोजकर्ता से संबंधित है। जैसे गामा किरणों की बात करें तो बैकुरल से संबंधित है, एक्स किरणों की बात किया है तो रॉन जॉन से संबंधित है, दृश्य विकिरण की बात करें तो न्यूटन से संबंधित है, अवरक्त किरणों की बात करें तो हर्शले से संबंधित है। हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी वाला रहेगा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे ध्वनि की गति के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो ध्वनि की गति के बारे में कहा जा रहा है कि ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल जो होती है मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। तो जो माध्यम जो होता है प्रत्यास्थता और घनत्व उस पर निर्भर करती है ध्वनि की चाल कैसी होगी। बिल्कुल सही लिखा है। गैसों में ध्वनि की जो गति सर्वाधिक होती है, अरे भाई गैसों में सर्वाधिक कैसे हो सकती है, तो केवल ऑप्शन आपका पहला वाला सही है जबकि दूसरा वाला गलत है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सही नहीं है। एक तरफ ध्वनि के स्रोत हैं और उनकी तीव्रता है। साधारण बातचीत की बात की जाए तो 20 से 25 डीबी होता है, डेसिबल बोलते हैं जिसको, डीबी को डेसिबल बोलते हैं। जोर से बातचीत में 50 से 60 डेसिबल होता है, ये भी ठीक है। विद्युत मोटर में 110 डेसिबल होता है, ये भी ठीक है। आपकी जेट विमान की बात की जाए 140 से 150 डीबी होता है, तो आपका ऑप्शन जो बी वाला है वो गलत लिखा था, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यहाँ पर कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही है। कथनों पर विचार करना है, दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, ये तो गलत लिखा है ना, ये गलत लिखा है। जरा दृष्टि वाला व्यक्ति निकटस्थ वस्तुओं को बिना चश्मे के देख सकता है, अरे नहीं देख पाएगा, तो ये भी ना तो पहला ही सही है ना ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है अभिकथन और कारण, इनमें से कौन सा सही है इसको बताना है। जैसे बात करें अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर होता है, बिल्कुल ठीक लिखा है। कारण कहता है कि निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण जल का जो क्वथनांक है वो कम हो जाता है। हम कहेंगे हाँ बात तो दोनों सही है, लेकिन बाद व्याख्या की जाए तो व्याख्या नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन जो रहेगा सी वाला रहेगा, व्याख्या नहीं कर रहा है, जबकि कथन दोनों सही है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण मनुष्य के त्वचा पर सनबर्न का कारण होती है। तो सनबर्न का जो कारण है, कौन सी मनुष्य के त्वचा पर कौन सी विकिरण का कारण होती है, तो जो कारण है वो आपकी परावैंगनी विकिरण का कारण रहती है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है क्या, आप ईमानदारी से बताओ। अच्छा इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे क्या। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं। इसका 81 का क्वेश्चन आप लोग बताइए, पानी जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है या नहीं होता है, आप लोग बताइए। दूसरा कहता है पानी ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का एक यौगिक होता है, तो इन दोनों में कौन सा ऑप्शन सही है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। बताओगे या मैं भी बताऊं। चलो मैं ही बता देता हूँ। पानी जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण नहीं होता है, पानी जो होता है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक होता है, तो केवल आपका दूसरा वाला सही है, जबकि पहला वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज भैया किस वैज्ञानिक ने, जे थॉमसन व्यक्ति के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा उत्तर आपका सही है। कथनों पर विचार करें, एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं। तो भाई सीधी सी बात की जाए कि भाई एक है जो आपके परमाणु नाभिक होते हैं उनमें सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो घनीभूत होते हैं, जबकि परमाणु को नाभिक कहते हैं। यहाँ पर क्या बात करें इलेक्ट्रॉन भी, तो आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गलत है। एक दूसरा कहता है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं विद्यमान होते हैं, बिल्कुल सही है, तो केवल आपका दूसरा सही है, पहला वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से प्रयोग का सही बताइए कौन सा है। तो बताएं किसी तत्व में रासायनिक गुणधर्म उसके सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, बिल्कुल ठीक लिखा है। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म उसमें न्यूट्रॉन की संख्या पर कैसे निर्भर करेंगे, केवल ऑप्शन आपका पहला वाला सही रहेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करेंगे ना कि न्यूट्रॉनों की। नाभिकीय संलयन के संदर्भ में बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नाभिकीय संलयन के बारे में देखते हैं, दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं, क्या ये सही है। हाँ बिल्कुल ठीक है। न्यूट्रॉन बमबारी से भारी न्यूक्लियस खंडित होता है, तो भाई ये ऑप्शन जो है आपका गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है, केवल आपका पहला वाला आपका ऑप्शन जो है सही रहेगा। नियंत्रण रॉड, कौन सी रॉड है, नियंत्रण रॉड कहती है, कंट्रोल रॉड के संदर्भ में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान जो उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा को अवशोषित करता है, नहीं कर पाता है, यह न्यूट्रॉन की ऊर्जा को कम करता है ताकि उन्हें आगे विखंडन प्रतिक्रिया के लिए उपयोग किया जा सके, ये भी नहीं करता है, तो ना तो पहला सही है ना ही आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। चारों में से
एक 3 सही है, एक गलत है। कौन सा गलत है देखते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान कैसे हो सकती है किसी तत्व में, तो पहला ऑप्शन ही गलत है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, बिल्कुल ठीक है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमानों की संख्या समान हो सकती है, ये भी ठीक है। किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, ये भी आपका ठीक है। तो बी सी डी सही है, जबकि ए आपका गलत है। नेक्स्ट आता है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, किसकी बात कर रहा है, आपकी सीएनजी है ना। संपीड़ित प्राकृतिक गैस किसकी, सीएनजी की बात कर रहा है। बताइए कौन सा प्रयोग यहाँ पर सही है। सीएनजी के बारे में बात करना है। 80 से 90% मीथेन गैस होती है। इसे जलाने के लिए 540 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। यह गैस रंगहीन, गंधहीन, हवा से हल्की, पर्यावरण की दृष्टि से सबसे कम प्रदूषण करती है, तो आपका दूसरा वाला भी सही है। तो एक और दोनों ऑप्शन हमारे बी वाले ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे द्रवित प्राकृतिक गैस के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है। द्रवित प्राकृतिक गैस एलएनजी की बात करें, किसकी, एलएनजी की बात करें। अभी सीएनजी की बात करिए, एक एलएनजी भी होता है। एलएनजी की गैस के बारे में कह रहा है, यह प्राकृतिक गैस जो होती है पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही लिखा है। इसके रिसाव की पहचान कुछ दुर्गंध युक्त पदार्थ जैसे मरकैप्टन में लाया जाता है, ये भी सही है। तो एक और दोनों ही यहाँ पर ऑप्शन जो रहेंगे वो करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे साबुन की विशेषता नहीं है। अच्छे साबुन की विशेषता कौन सी नहीं होती है। एक मुक्त क्षार उपस्थित नहीं रहना चाहिए, ये तो सही है। उसमें अल्कोहल में विलय नहीं होना चाहिए, अल्कोहल में विलय नहीं होना चाहिए, विशेषता नहीं है। तो आप कहेंगे हाँ ये विशेषता आपकी नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। इसमें नमी की उपस्थिति 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है। प्रयोग करते समय इसमें चटकना नहीं चाहिए, हम कहेंगे ये भी सही बात है। नेक्स्ट बात करेंगे हाल ही में चर्चा में रहा FK 4000 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो FK 4000 बात कर रहा है किससे संबंधित है, हम कहेंगे वायु रक्षा प्रणाली से संबंधित है। वन डे वन जीनोम पहल के संदर्भ में कौन सा सही है। वन डे वन जीनोम के पहल के बारे में कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान बाजार परिषद BRIC ने भारत की विशाल सूक्ष्मजीवी क्षमता को दर्शाने के लिए इस पहल को शुरू किया, बिल्कुल सही है। यह पहल भारत में जीवाणुओं की विभिन्न प्रजातियों की जानकारी, पर्यावरण, कृषि, मानव स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं को एकत्रित करेगा, हम कहेंगे ये भी ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, तो एक और दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं वन डे वन जीनोम के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। COP29 की बात कर रहा है कि जलवायु जो शिखर सम्मेलन है, जो देश है वो आपका अजरबैजान देश में आयोजन जो है किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहा अल जौफ क्षेत्र किस देश से इसमें स्थित है। अल जौफ क्षेत्र की बात करें कहाँ पर स्थित है, तो हम कहेंगे सऊदी अरब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जल्दी से चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हमारे आप चैनल पर जाके देखेंगे हम मल्टीपल टेस्ट सीरीज को लगा चुके हैं। लगभग ऐसा माना जा रहा है 150 से ज्यादा हम टेस्ट सीरीज को लगा चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट लेवोटोबी लाकी में विस्फोट, कई लोगों की मौत हो गई, यह किस देश में अवस्थित है। तो माउंट लेवोटोबी लाकी विस्फोट हुआ है, कई लोगों की मौत हो गई, यह देश की बात किया तो इंडोनेशिया से इसमें स्थित है। कहां पर, इंडोनेशिया में है, और यह सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र में आता है। एवियन बोटुलिज्म जैसे बोटैक्स के संदर्भ में सही बताइए कौन सा सही है। तो यहाँ पर बात करें एवियन बोटुलिज्म के बारे में सही कौन सा है, तो यह तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग है जो जलीय पक्षियों और मनुष्य दोनों को प्रभावित करता है। इस रोग से सामर झील में कम से कम 600 प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई। तो अब ये चर्चा में आ चुका है, तो आपका ऑप्शन रहेगा एक और दो, दोनों सही है। और इसके बारे में थोड़ा और भी डिटेल से नेट से पढ़ लेना। कण त्वरक के संदर्भ में बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। कण त्वरक के बारे में कह रहा है कौन सा ऑप्शन आपके सही है। कण त्वरक के बारे में बात करें, यह बंदूक के समान एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग थोरियम को यूरेनियम -233 में बदलने के लिए किया जाता है, बिल्कुल ठीक लिखा है। यह भारत के विशाल थोरियम का दोहन कर ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी दे सकता है, ये भी सही है। तो एक और दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों की एक टीम ने TOI 6651b की खोज की, यह किससे क्षेत्र से संबंधित है। तो TOI आपका 6651b जो है किस चीज से संबंधित है, तो हम कहेंगे ग्रह से संबंधित है, प्लेनेट से संबंधित है, डिक्लिप्टेरा पॉलीमॉर्फा। नेक्स्ट आता है हाल ही में डिक्लिप्टेरा पॉलीमॉर्फा नामक कई अग्निरोधी व 2 बार खिलने वाली पुष्पीय प्रजाति की खोज भारत के किस क्षेत्र में की गई है। तो यह पुष्प की प्रजाति, इसकी खोज जो है पश्चिमी घाट में की गई है। अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा
थाड़ो समुदाय कौन सी राज्य में निवास करता है? जो थाड़ो समुदाय आपके मणिपुर राज्य में निवास करता है, और इसके बारे में थोड़ा आपको पढ़ लेना है क्योंकि एनआरसी में इसको क्या किया गया है, लागू जो है किया गया है। तो हमने आज यहाँ पर 100 क्वेश्चन कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 101 से आएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चैनल पे लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। लाइव क्लासेस भी हमारी रात में 10 बजे चलती है। लाइव क्लासेस सेक्शन में जाकर आप देख सकते हो कि मल्टीपल्स आपके यूपी जी के संबंधित हमारी लाइव क्लासेस चलती है। तो वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।